एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे और एटम से रिलेटेड और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या मुराद है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन की जो इंटेंसिटीज़ हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे पास लाइट जो है वो रेडिएशन जो है एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, अगर आप उसको स्टडी करें उसकी इंटेंसिटी को उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, तो किस किस्म के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास शो होते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टडी करते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम इन जनरल 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, यानी कि वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनके लिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस रेंज में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास हर किस्म की वेवलेंथ जो है वो शामिल हो जाती है और आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि जी हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये किस रेंज से किस रेंज तक है। इसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रा आ जाता है और कंटिन्यूस जो आपके पास वाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रा आ जाता है। इसके अलावा जो आपके पास जो है वो सेकंड टाइप का स्पेक्ट्रा है जी, वो है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा इन जनरल जो है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो रखते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्शन होती है, इसमें स्पेशल बैंड जो हैं वो अपीयर हो रहे होंगे जो है वो स्पेक्ट्रम में, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो है ना ये किस रीजन से किस रीजन तक रिस्पॉन्ड करता है और इसमें हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को। थर्ड नंबर पे है जी हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा जो है ये इन जनरल एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट्स में जो हैं वो शो करते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक लाइंस अपीयर होती हैं हमारे स्पेक्ट्रम में जो कि पर्टिकुलर वेवलेंथ को कोरिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रा और ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है ये इन जनरल जो है एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमने इन जनरल इस चैप्टर में क्योंकि एटम के बिहेवियर को स्टडी करना है और एटम के बारे में मज़ीद जानना है, तो इसीलिए हम जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर फोकस करेंगे। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो इन जनरल हमारे पास 2 किस्म का है। एक है जी हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं जी, किसी भी एलिमेंट को सबसे पहले हम जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके उसके एटम्स को एक्साइट करेंगे। जब उसके एटम्स जो हैं वो एक्साइट हो रहे होंगे देन जो है वो उस एक्साइटेशन के अंदर वो जो एनर्जी जो है वो कुछ रेडिएट करेंगे और वो जो एनर्जी की रेडिएशन है, वो जो एनर्जी जो कि वो रेडिएट कर रहे हैं, हम उसको एक जो है वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जो है वो हासिल करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी एमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसमें हमारे पास जो है वो हर एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर जो है वो लेवल के अकॉर्डिंगली जो है वो रेडिएशन एमिट आउट करेगा, इसलिए हमारे पास पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जो है पर्टिकुलर लाइंस जो हैं वो अपीयर होंगी ब्लैक स्क्रीन पे। इसके बरक्स अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो देन हम क्या करेंगे, हम अपने वो जो हमारा सिस्टम है वो जो हमारा एलिमेंट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसको कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने से क्या होगा जी, वो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेगा और वो जो जब एक्साइटेशन हुई थी जो उसने एनर्जी एमिट आउट की थी, अब वो पर्टिकुलर एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा जी, अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ है उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हैं वो मिस हो जाती हैं। अगर आप स्पेक्ट्रा पे नोट करें तो कि जी अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपके पास जो है वो पूरी का जो है कलरफुल स्क्रीन है, आपके पास कंप्लीट जो है वो स्पेक्ट्रा की रेंज है जो कि लाइट दे रही है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर लाइंस जो हैं वो ब्लैक अपीयर हो रही हैं। इन ब्लैक अपीयर्स होने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को हमारी गैस ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है और इसलिए ये रीजन जो है वो यहाँ पर गायब है, ये वेवलेंथ यहाँ पर मौजूद स्पेक्ट्रम में नहीं है। इसके अलावा अगर आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को गौर से देखें तो लाइट जो है जो एलिमेंट जो है वो पर्टिकुलर रेडिएशन को एमिट आउट करेगा जो कि आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में नज़र आती है, वही सेम रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर सेम वेवलेंथ जो है वो गायब है, क्योंकि वही सेम वेवलेंथ जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। इसलिए आपको उस जगह पर जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक डार्क लाइन जो है वो नज़र आ रही है। हमारे पास आपको स्क्रीन पे कुछ जो है वो एलिमेंट के जो है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा नज़र आ रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन जो है उसका स्पेक्ट्रम जो है नज़र आ
रहा है विजिबल रीजन के अंदर। इसके अलावा हीलियम के लिए स्पेक्ट्रा है, नियॉन के लिए स्पेक्ट्रा है और मरकरी के लिए है। अब इससे एक चीज़ तो ये भी क्लियर है कि हर एलिमेंट का जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो उसके जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स और उसके उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली तमाम एलिमेंट का जो आपके पास स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट होगा। और इसी स्पेक्ट्रम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी किस पर्टिकुलर जो है वो एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि जो आपके पास हीलियम है वो ज़मीन पर दरियाफ्त होने से पहले सूरज में दरियाफ्त हुआ था, क्योंकि उसका जो स्पेक्ट्रा था वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट था। तो जो है इस एलिमेंट को जो है वो बाद में ज़मीन पे जी उसके बारे में पता लगा कि ये जी हमारे पास जो एलिमेंट है ये हीलियम है। अब जो आपके पास जो स्पेक्ट्रा अपीयर होता है, इस स्पेक्ट्रा में हम ये देखते हैं कि सर्टेन वेवलेंथ्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, यानी कि जो वेवलेंथ्स आपके पास स्पेक्ट्रम में हासिल होती हैं उनमें कुछ रेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। ये सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए बामर ने नोट की थी 1885 में, और इस रीजन को हम इस सीरीज़ को हम बामर सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो है एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो मालूम नहीं था। इसलिए ठीक तरह से बयान करना कि ये जो सीरीज़ है ये किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड करती है डिफ़िकल्ट था। तब जो है रेडबर्ग ने 1896 में जो है इस सीरीज़ को मैथमेटिकली जो है इस तरह से फॉर्मुलेट किया कि हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, जो कि जी हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/n²। यहाँ पे RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है और 2 जो है वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है ऐसे शेल को जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है। इसके अलावा बामर सीरीज़ जो है वो इसलिए सबसे पहले दरियाफ्त हुई क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करती थी और इसको ये जो है ना हमारे पास स्क्रीन पे अपीयर हो रही थी। इसके अलावा सर्टन और जो हैं वो हमारे पास सीरीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि लाइमन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, जिसके लिए हमारे पास जो है वो 1² आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास और 3 सीरीज़ हैं, एक हमारे पास जो है वो पैशन सीरीज़ है, एक हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ है और एक हमारे पास फंड सीरीज़ है। इन तमाम के लिए जो हमारे पास जो रिलेशन है वो सेम है 1/λ की फॉर्म में, लेकिन वेरिएशन किस चीज़ की है जी, p की वेरिएशन है। जैसे कि लाइमन सीरीज़ के लिए हमारे पास p जो है वो 1 है, हमारे पास बामर सीरीज़ के लिए p जो है वो 2 है, पैशन सीरीज़ के लिए हमारे पास p जो है वो 3 होता है, ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमारे पास p जो है वो 4 है और फंड सीरीज़ के लिए हमारे पास जो p है वो 5 को कोरिस्पॉन्ड करता है, जबकि n जो है वो हमेशा p से ग्रेटर वैल्यू रखेगा। यानी कि अगर आप ब्रैकेट सीरीज़ की बात करें और ब्रैकेट सीरीज़ के लिए हमारे पास p जो है वो 4 है तो n की वैल्यू जो है वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन जो है वो होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो इन जनरल हमारे पास एटम की बहुत से एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करता है और ये पहला ऐसा मॉडल था जिसने एटम के बारे में हमें कंप्लीट पिक्चर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। ये एक सेमी क्लासिकल टाइप का मॉडल था। सेमी क्लासिकल का मतलब ये है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से ली गई थी और कुछ जो है वो हमारे पास जो है वो मॉडर्न फिजिक्स से ली गई थी। जैसे कि जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो मॉडर्न फिजिक्स से ली गई है और उसमें और क्लासिकल फिजिक्स का मिक्सचर है कुछ इस तरह से कि एटम्स जब तक जो है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसको जो है हम जो है वो डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड पोस्टुलेट है इसका बोहर का वो कुछ इस तरह से है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स जो हैं वो मुमकिन है एटम में जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल हो NH/2π के, यानी कि सिर्फ सर्टन ऑर्बिट्स ही पॉसिबल होते हैं, हर किस्म के ऑर्बिट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो पॉसिबिलिटी है सर्टन ऑर्बिट्स की, ये इन जनरल इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उसको कोरिस्पॉन्ड करती है और हम डी ब्रॉय रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो है ये इस रिलेशन तक पहुंच सकते हैं mvr = NH/2π। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव की तरह एक्ट करेगा तो इसलिए वो अपने ऑर्बिट में पार्टिकल की तरह जो है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो जिग-जैग फॉर्म में जो है वो अपनी मोशन को परफॉर्म करता है अपनी न्यूक्लियस के गिर्द। इसके अलावा जो थर्ड पोस्टुलेट है बोहर थ्योरी का वो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करनी है, अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है हायर लेवल से लो लेवल तक, तो वो जिस लेवल से जंप करके आएगा और जहाँ पर आएगा
उन दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट अमाउंट अगर वो रेडिएट करेगा देन वो जंप कर सकता है और हायर लेवल से हमारे पास जो है वो लो लेवल में आ सकता है, जिसके लिए हमारे पास रिलेशन है जी HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। देन इसके बाद अगर आप जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसके पर्टिकुलर वो जो रेडियाइज हैं अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं हर n के अकॉर्डिंग, n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है और सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है वो हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं जिसके सेंटर में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो है उसकी सराउंडिंग में गर्दिश कर रहा है, और वो किस किस ऑर्बिट में होगा हम उसके लिए रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब प्रोटॉन के अराउंड जो है वो मूव करेगा हाइड्रोजन एटम में, तो इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी जिसको हम कूलम फोर्स कहते हैं। अगर ये कूलम फोर्स जो है ये उस इलेक्ट्रॉन को दायरे में मूव करवा रही है, यानी कि मुमकिना तौर पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो फिर हम जो है वो RN यानी कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट्स का उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या करना है जी, कूलम फोर्स को इक्वेट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और वहाँ से हमारे पास जो है रिलेशन आ जाएगा रेडियस के लिए जो कि है जी n² डिवाइड बाय 4π² kme²। अब यहाँ पे k जो है वो हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, वो जो कूलम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/4πε0। देन अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास n के अलावा जो है बाकी तमाम कांस्टेंट हैं। h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4π² k की वैल्यू, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अगर आप तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और n की जगह पर आप 1 लगा दें तो हमारे पास पहले ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये जो पहला जो हमारे पास रेडियस है इसको हम बोहर ऑर्बिट का रेडियस कहते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे हम बोहर ऑर्बिट कहते हैं। और इस रेडियस की जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास 0.053 नैनोमीटर के। अगर आप फर्दर जो है आगे रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे। अगर आप सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास n = 2 है, थर्ड के लिए n = 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से तो हम डिफरेंट जो रेडियाई हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पहला जो है वो R1 है, सेकंड जो है वो 4R1 होगा, थर्ड जो है वो 9R1 होगा, और इसी तरह से जो है फर्दर हम जो रेडियस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास रिलेशन आ जाता है जी Vn = 2πke² डिवाइडेड बाय Nhk। अगर n की वैल्यू को आप वेरी करते चले जाएंगे तो हम मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके सम से हम टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ mv² वाला जो फैक्टर है वो काइनेटिक एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करता है, और -ke² डिवाइड बाय Rn का जो फैक्टर है ये इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करता है। अगर आप दोनों को सम अप कर दें तो हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। और अगर आप जो है R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें जो अभी आपने कैलकुलेट किया और जो है उसे यूज़ करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, जिसमें n जो है वो अगेन हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली हमारे पास वेरिएबल होगा। तो हमारे पास En जो है वो आ जाता है जी -2π² me⁴ डिवाइड बाय n² के। अगेन अगर आप तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ लगाएं तो हम जो है इसको तमाम कांस्टेंट्स को एक ही कांस्टेंट E0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास है जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो हमारे पास ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जो एनर्जी नेगेटिव है, इस नेगेटिव एनर्जी का के सेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो प्रोटॉन के ज़ेर असर है, बाउंड है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है एटम में, बल्कि वो न्यूक्लियस के ज़ेर असर है, इसीलिए उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव एनर्जी हमेशा ऐसे पार्टिकल्स की होती है जो कि बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हों।
अब अगर आप देखें कि हमारे पास जो है वो इस वक्त फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो होगी जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसी तरह से सेकंड की बात करें तो हम सेकंड ऑर्बिट के लिए अगर n की वैल्यू 2 रखें तो हम सेकंड के लिए एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि नियर अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी तरह से हम फर्दर जो है अगर n की वैल्यूज़ में वेरिएशन करते चले जाएँ तो हम मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के लिए जो है वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करें फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सेकंड के लिए हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। यानी कि आपका जो आंसर है एनर्जी का वो नेगेटिव तो है लेकिन लेस नेगेटिव होता चला जा रहा है, यानी कि एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि जी एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से फाइनली एक वक्त आएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसी ऑर्बिट में चला जाएगा कि जहाँ पर उसकी एनर्जी जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा जब उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उस वक्त वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेगा और हम ये कहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आयोनाइजेशन हो गई है, उसको हम मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से आज़ाद कर चुके हैं। और अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो जो आपको एनर्जी देना होगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि वो जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करवा देगी। और आयोनाइजेशन के लिए आपने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइज हो गया है, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारी जो फर्स्ट स्टेट है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। दैन हमारे पास फर्दर हायर एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और अगर आप आयोनाइज नहीं करवाना चाहते बल्कि आप चाहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स में चला जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। दैन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके जो है वो हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा। जैसे कि जी अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं तो जो दो हमारे पास लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल अगर आप फोटोन देते हैं तो वो पहले फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और देन वो कहाँ चला जाएगा जी, सेकंड में चला जाएगा। हम ये कहेंगे कि जी हमारा एटम जो है वो एक्साइट हो गया है, और वो जो पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल जिसने ये एक्साइटेशन की है उसे हम एक्साइटेशन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास जो है वो कंप्लीट जो है वो हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो लाइमन सीरीज़ है, बामर सीरीज़ है, पैशन सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़ है और फंड सीरीज़ है, जो कि पर्टिकुलरली कोरिस्पॉन्ड करती हैं हमारे पास उसी तरह से पी की वैल्यूज़ के, कि पी हमारे पास जो है वो लाइमन के लिए 1 होता है और जो है बामर के लिए हमारे पास 2 है, पैशन के लिए हमारे पास 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है और फंड के लिए जो है वो 5 है। और एन जो है वो हमेशा जो है वो पी से उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। जैसे कि लाइमन सीरीज़ में जो ट्रांजिशंस हैं वो सेकंड से 1 में होंगी, थर्ड से 1 में होंगी। इसी तरह से जो आपके पास जो है वो बामर सीरीज़ है उसमें थर्ड से सेकंड में होंगी, 4 से सेकंड में होंगी एंड सो ऑन। इसी तरह से हम जितनी आपके पास कंप्लीट सीरीज़ है वो इस तरह से हम जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, और एक्सरेज क्या है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अब एक्सरेज जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, और अगर आप इन्हें प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हम इनके लिए जो है वो हमेशा हैवी मेटल्स का इंतखाब करते हैं, और हैवी मेटल्स की जो इनर ट्रांजिशंस हैं वो हमेशा जो है वो एक्सरे को जनरेट करने का सबब बनेगी। अब हमारे पास एक सेटअप है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो एक कैथोड से हम इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक टारगेट से जाके हिट करेगी, जो कि यकीनी तौर पर जो है आपके पास हैवी एलिमेंट होगा। यहाँ पर हम टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से आ रहे हैं वो टंगस्टन पे स्ट्राइक करेंगे और वहाँ से जो है उसके इनर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। अब जब इनर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो उसकी पोजीशन लेने के लिए वो जो इनर शेल्स हैं वहाँ पर जो खाली जगह बनेगी उसको फिल करने के लिए अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आएंगे। अब जब अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन्स उस खाली जगह को फिल करने के लिए आएंगे तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशंस को एमिट आउट करेंगी, जो कि यहाँ पे हमें एक्सरेज की फॉर्म में हासिल होंगी। अब
जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम फायर कर रहे हैं टारगेट की तरफ, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल है जी हमारे पास E मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल वो जो कि आपने हाई पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उनकी एनर्जी होगी। देन अब हम ये सपोज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेट है यहाँ से स्ट्राइक करता है जाके टंगस्टन के साथ, वो टंगस्टन के शेल में से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है। अब हमारे पास के शेल में, टंगस्टन के शेल में एक वैकेंसी जो है वो बन गई। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जी इस के शेल की वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है और के में आकर पोजीशन ले लेता है। अब जब वो एल से के की तरफ जाएगा तो एनर्जी जो है वो एमिट आउट करेगा। अब वो जो एनर्जी एमिट आउट करेगा उसकी वो एनर्जी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो इन दोनों शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। ई एल माइनस ई के से कैलकुलेट की जाएगी, जो कि इक्वल होगी हमारे पास एच इंटू एफ के अल्फ़ा के। अब यहाँ पे के अल्फ़ा जो है ये इस रेडिएशन को कॉरिस्पॉन्ड करने वाले जो एक्सरेज है उसको रिप्रेजेंट करती है। देन अगर एल की बजाय हमारे पास जो है वो एम जो है, एम से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो के में पोजीशन लेता है, तो दैन जो एनर्जी एमिट आउट होगी वो डिफरेंस ई एम और ई के डिफरेंस के इक्वल होगी, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो के बीटा जो है वो रेडिएशन जो है वो आ जाती है। अब ये जो के अल्फ़ा और के बीटा रेडिएशंस हैं ये इन जनरल करेक्टरिस्टिक एक्सरेज को कोरिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि ये टंगस्टन के उस पर्टिकुलर जो इनर ट्रांजिशंस हैं उसको कोरिस्पॉन्ड करेंगी, और ये हमारे पास ग्राफ में जो है ये पीक्स को कोरिस्पॉन्ड करती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो है जो टंगस्टन फिलामेंट की तरफ मूव कर रहा था वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेटेड होने की वजह से रेडिएशन एमिट आउट करेगा। इसलिए हमारे पास एक जो है कंप्लीट रेंज में जो है वो कंटिन्यूस एक्सरेज भी एमिट आउट होंगी, जिसको हम जो है ब्रैम स्टार्लिंग और ब्रेकिंग रेडिएशंस जो हैं वो कहते हैं। और इसीलिए हमारे पास जो ग्राफ है उसमें कंप्लीट जो है वो एक सीरीज़ आ रही है जिसमें दो पीक्स हैं। ये जो कंप्लीट सीरीज़ है ये रिप्रेजेंट करती हैं जो कंटिन्यूस एक्सेलरेशन है उसको, उसकी वजह से जो एक्सरेज एमिट आउट हो रही हैं, और के अल्फ़ा और के बीटा जो है वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं डायरेक्ट टारगेट से। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट हो जाता है दैन वो जो पर्टिकुलर रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंगली उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है जी के अल्फ़ा और के बीटा। अब एक्सरेज जो हैं इसकी एप्लीकेशंस हैं, इनको हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इनकी सर्टन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम जो है वो एक्सरेज जो है वो बोन का हासिल करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो वो फ्रैक्चर है या उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो उसके लिए जो है हम जो है वो बॉडी में से जो है एक्सरेज पास आउट करवाते हैं। तो बोन्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सरेज जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए उसकी जो है शेप अपीयर हो जाती है। दैन जो है हम जो है वो कैट स्कैनर्स की फॉर्म में जो है वो एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं, जो कि जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं एक्सरेज को यूज़ करते हुए। आपके पास ऐसे सेल्स की जो कि मिलिग्नेंट हैं या ऐसे पोर्शंस की जो कि जो है हेल्थी एक्ट नहीं कर रहे, इससे जो है हम जो आपके पास जो सेल्स जो हैं उनकी जो डेंसिटीज़ में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए हम जो है वो कैंसरस सेल्स जो हैं उनकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। तो ये जो कैट स्कैनर है ये 1% की जो डेंसिटी में डिफरेंस है वो नोट कर लेता है। इसके अलावा अगर एक्सरेज जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर सकती हैं और ऐसे हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बनाती हैं जो जिससे जो है वो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब होता है, जैसे कि प्रोटीन जो है वो डैमेज हो जाती है और कैंसरस सेल्स जो हैं उनके बनने का अंदेशा होता है। इसके अलावा हम एक्सरेज को यूज़ करते हुए कैंसर्स के सेल को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ज़्यादा बहुतात में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है ये ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये सेल्स को डैमेज करती है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास कि जी अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एटम में अवेलेबल है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रह सके? तो उसके लिए हम अनस्टेनिटी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं हाइजेनबर्ग का, जिसमें हमारे पास अगर हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट करें एक ही टाइम में, तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो नहीं जी, हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हाइजेनबर्ग रिलेशन हमें कहता है कि हम एक ही वक्त में फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए विद इन द न्यूक्लियस,
तो क्या हम उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर आप जो है वो न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो डेल्टा एक्स को कोरिस्पॉन्ड कर दें कि जी जो न्यूक्लियस हमारा, क्योंकि वो 10⁻⁴ मीटर के साइज़ का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसा करते हुए उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन की विद इन द न्यूक्लियस, तो वो हमारे पास आ जाती है जी 7.3 × 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो है कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। इन जनरल इसका मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम में तो है लेकिन न्यूक्लियस में नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड करती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस में लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेज़र लाइट। लेज़र लाइट क्या है जी? लेज़र लाइट जो है ये एक इंटेंस मोनोक्रोमेटिक यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम है जिसको हम मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। अब लेज़र लाइट जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप की एमिशन को स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं जी स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या फ़र्क है, इसे सबसे पहले देख लेते हैं। कि सबसे पहले जी हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं जी हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक की एनर्जी जो है वो कम है जो कि ई है, और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा है जिसको ई प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम जो है एक रेडिएशन जो है वो सेंड आउट करते हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाती है और लो एनर्जी स्टेट ई से ई प्राइम तक लेके चली जाती है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट ई प्राइम में एग्जिस्ट करता है। कुछ देर के बाद जी ये जो ई प्राइम स्टेट है यहाँ से वो जो फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ था वो एमिट आउट होगा और हमारा इलेक्ट्रॉन दोबारा से ई प्राइम से जो है वो ई स्टेट में आ जाता है। इस एमिशन को हम जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ई प्राइम से खुद ब खुद डिके नहीं करता और ई प्राइम एक ऐसी स्टेट है जो कि अनयूजली स्टेबल है जिसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, देन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता रहेगा ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट करवाना चाहते हैं कि जी ये दोबारा अपनी जो है वो ओरिजिनल स्टेट ई पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेम फ्रीक्वेंसी का जो है एक फोटोन सेंड करेंगे जो कि स्टिमुलेट करवाएगा हमारे इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट होने के लिए। तो जी हमारा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डीएक्साइट होगा स्टिमुलेटेड एमिशन से और दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। देन हमारे पास जो है यहाँ पे एक फोटोन की बजाय दो फोटोन हासिल होंगे, यानी कि हमारी जो बीम है लाइट की वो इंटेंस हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कैसे होगी? स्टिमुलेटेड एमिशन से। अब इस प्रोसेस को ज़रा और बेहतर अंदाज में देख लेते हैं कि जी स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के लिए हमें जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन सिंपली क्या है कि जी हमारे पास जो है वो किसी भी गैस के लिए जो है वो ग्राउंड स्टेट में कुछ जो है उसके एटम्स थे, हमने उन्हें एक्साइट करवाया किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग के थ्रू कि जी वो एक्साइट होकर जो हैं वो उसके हायर लेवल्स में उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम्स जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं। अब जी ज़्यादा एटम जो हैं वो एक्साइट हैं और कम एटम्स जो हैं वो लो ग्राउंड स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो 10⁻⁸ सेकेंड है। लेकिन हम क्या देखते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन वो जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीएक्साइट होकर एक ऐसी स्टेट में आ रहे हैं जहाँ पर उनकी जो है स्टेबिलिटी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10⁻³ सेकेंड्स तक स्टे कर रहे हैं। ये जो स्टेट है इसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। और जब हमारे पास जो है किसी भी गैस के जो एटम्स हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट की निस्बत एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट में ज़्यादा हों, तो हम ये कहेंगे कि जी पॉपुलेशन जो है वो इन्वर्ट हो चुकी है। अब एक्साइटेड लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। देन हम क्या होगा, जब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगी तो अब अगर आप पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक फोटोन सेंड करें जो कि जिसकी एनर्जी जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंगली हो, तो क्या होगा कि वो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो तमाम एक्साइटेड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डीएक्साइट करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा उनकी डीएक्साइटेशन में, और तमाम के तमाम जो है वो इकट्ठे डीएक्साइट करेंगे और हमारे पास एक इंटेंस बीम जो है फोटोन की वो हासिल होगी। अब ये जो इंटेंस बीम है इसको हम जो है वो लेज़र के अंदर जो है वो दो मिरर्स के साथ कंटेन करते हैं कि ये जो
अब इसमें हमारे पास एक मिरर जो है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है जी, वो हमारे पास इस लाइट को दोनों तरफ से रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा, जबकि जो एक मिरर है हमारे पास वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग है कि वो सर्टन रेडिएशंस को तो आप गुजरने देगा जो कि लेज़र लाइट की फॉर्म में हमें हासिल होंगी, जबकि सर्टन जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी और दोबारा से स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने में हमारी हेल्प करेंगी। इस तरह से बहुत से एटम्स जो हैं वो एक्साइट और डी एक्साइट होते रहेंगे और अंदर ही जो है वो ऐसी रेडिएशंस मौजूद होंगी जो इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के प्रोसेस को करवा रही हैं और फाइनली हमारे पास जो है वो लेज़र लाइट भी अवेलेबल होगी। अब हम एक पर्टिकुलर जो है वो लेज़र लाइट की फॉर्म को स्टडी कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वो है जी हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र। अभी जो हीलियम नियॉन लेज़र है इसमें हमारे पास जो है दो गैसेस का मिक्सचर है, 85% हमारे पास हीलियम होती है और जो है 15% जो हमारे पास है वो नियॉन है। अब जो लेज़र लाइट प्रोड्यूस करनी है जिसने वो नियॉन है, यानी कि नियॉन जो है वो लेजिंग और एक्टिव मीडियम के तौर पर एक्ट करेगी, और जो हमारे पास हीलियम है उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक्साइटेशन प्रोवाइड करना है। अब हमारे पास नेचुरली तौर पर कुछ ऐसा है कि हीलियम का जो एक्साइटेड लेवल है और जो आपके पास नियॉन का एक्साइटेड लेवल और मेटास्टेबल स्टेट का लेवल है वो तकरीबन जो है वो एक जैसी एनर्जी के ऊपर लाई करता है। जैसे कि जो हीलियम की जो एक्साइटेड लेवल है वो जो हमारे पास 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नियॉन का जो मेटास्टेबल स्टेट का जो लेवल एनर्जी लेवल है वो है जी हमारे पास 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली तकरीबन बराबर है। अब हम करेंगे क्या, हम हीलियम के जो एटम्स हैं उनको एक्साइट करेंगे। अब वो हीलियम के एटम जब एक्साइट होंगे तो वो नियॉन के साथ कोलाइड करेंगे और उनकी भी जो है एक्साइटेशन का सबब बनेंगे। अब जो एक्स्ट्रा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगी। देन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर स्टेट में आपके पास जो हैं वो नियॉन में ज़्यादा तादाद में होंगे, पॉपुलेशन इन्वर्ट हो जाएगी। देन अगर आप एक फ़ोटोन सेंड करेंगे तो वो फ़ोटोन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन का सबब बनेगा और हमारे पास नियॉन के जो एक्साइटेड एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी एक्साइट होंगे और हमारे पास एक इंटेंस बीम हासिल होगी जिसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और उसकी जो वेवलेंथ है जो लाइट एमिट आउट होगी वो 632.8 नैनोमीटर है जो कि रेड विजिबल रीजन में लाई करती है। इस तरह से जो है हमारे पास रेड इंटेंस बीम मोनोक्रोमेटिक जो है और यूनिडायरेक्शनल जो बीम जो है वो हमें हासिल होगी। अब जो लेज़र लाइट है इसकी हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी एप्लीकेशन है, जैसे कि ये रेटिनास की वेल्डिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा जो है ये लोकलाइज टिश्यू और कैंसरस टिश्यूज़ जो हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो लाइट है हमारे पास जो है वो ऐसी जगह पर ड्रिलिंग करने के लिए यूज़ होती है जहाँ पर जो है वो नॉर्मल हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते। ये फोकस्ड बीम और हीट जो है वो जनरेट करती हुई बीम जो है ये ड्रिलिंग में यूज़ होगी। इसके अलावा ये फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो हम टेलीकम्युनिकेशन में कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जो आजकल जो हम सबसे ज़्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी 3D टेक्नोलॉजी इमेजेस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें भी इसे इस्तेमाल करते हैं होलोग्राफी में। होलोग्राफी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ लेज़र बीम्स को इस्तेमाल करते हुए जो है 3 डायमेंशनल इमेजेस जो हैं वो वर्चुअल इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं।